सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल निकाल लिया था। कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे हम। तो यहाँ प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में। तो प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 है। यहाँ आपको 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है, जिसमें दशमलव प्रसार में 1, 4, 2, 8, 5, 7 के ऊपर बार का निशान है। इसका मतलब इन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो यहाँ 1/7 का आपको दशमलव प्रसार दिया हुआ है, जिसमें जो बार लग रहा है उन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। और प्रश्न में आपको कहा गया है कि बिना भाग किए यानी लंबे भाग की प्रक्रिया नहीं अपनानी है आपको, और इन संख्याओं के दशमलव प्रसार आपको बताने हैं। अगर आप बता पाते हो तो कैसे, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा सवाल दिया हुआ है, इसमें हम इसको लिख लेते हैं 1/7। इसका दशमलव प्रसार जो दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, 0.1428557 और इसके ऊपर पूरी संख्या के ऊपर दशमलव के बाद वाली पूरी संख्या के ऊपर बार का निशान। इसका मतलब इन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, भाग की प्रक्रिया बस पूरी खत्म नहीं हो रही है। आपको बताना है कि आपको 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। आपको लंबी भाग की प्रक्रिया को नहीं अपनाना है, छोटी भाग की प्रक्रिया को अपनाना है और आपको इसका आंसर बताना है। तो बच्चों, बहुत ही सरल सवाल है ये। यहाँ पे देखिए, इसमें जो दशमलव के बाद वाले अंक कितने अंक है, 2 और 2 4 और 2 6 अंक, यानी इन सब में 6 अंक ही होंगे। और किस तरह से वो अंक हम निर्धारित करेंगे एक छोटी भाग प्रक्रिया द्वारा, तो उसको देखते हैं। यहाँ हमें पता है कि हर में 7 है और अंश में 2 है। यहाँ देखिए 1/7, इसका मतलब जब 7 में हमने 7 का भाग 1 में दिया तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई। अब आपको बताना है कि यदि हम 7 का भाग 2 में दें तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए देखो, इसको शॉर्ट में हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है, 2 में 7 का भाग देना है। 2 में 7 का भाग देना है। अब आपको करना क्या है कि आपको लंबी भाग की प्रक्रिया नहीं अपनानी है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें आप कि 7 का भाग 2 में दें तो क्या 7 के पहाड़े में 2 आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस भाज्य को बड़ा करना पड़ेगा। और पिछली क्लासों में हम ऐसे सवाल बहुत बार हल कर चुके हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्य लगा के दशमलव लगानी पड़ेगी। जैसे हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हम एक शून्य लगा सकते हैं। अब ये संख्या इस दशमलव की वजह से बढ़कर 2 की जगह कितनी हो गई, 20 हो गई। अब यहाँ आपको करना क्या कि 7 का पहाड़ा बोले कि 20 आए या 20 से छोटी संख्या आए। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। देखिए, अब यहाँ आप देखिए 20 में से 14 गए तो घटा दो आप, 6 बच गए। अब बस इससे आगे आपको भाग की प्रक्रिया नहीं करनी, क्योंकि हमें लंबा भाग नहीं करना है, पूरा इसको हल नहीं करना है। हमें एक शॉर्ट तरीके से आपको इसमें दिया हुआ है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना ही आपको इसका उत्तर बताना है। तो यहाँ देखिए आप, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.2। अब आपको क्या करना है बच्चों, 0 के बाद में 2 से शुरुआत हो रही है, दशमलव के बाद वाले अंक। तो आपको यहाँ ढूंढना है कि 2 कहाँ है। देखिए ऊपर वाली संख्या में 2 कहाँ है, ये रहा। तो इसके बाद वाले 2 सहित ये बाद वाले अंक आप यहाँ नीचे एक साथ उतार लीजिए। 0.2, 8, 5 और 7। इसके बाद में ये 2 अंक बच गए, क्योंकि ये 2 के बाद वाले अंक एक साथ उतारने हैं हमें नीचे, और ये जो 2 अंक बच गए इनको अंत में लिखना है 1, 4। तो इस तरह से
ये 2/7 का दशमलव प्रसार है और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। अगर आप इस भाग को पूरा हल करोगे तो इन्हीं अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो आपको करना क्या है, भाग देना है, जो पहली डिजिट आती है दशमलव के बाद में, पहली जो अंक आता है उसी अंक के आधार पर वो अंक लिखना है और उसके बाद वाले सभी अंक लिखने, फिर बचे हुए अंक है वो उनको अंत में हमें उतार देना है। चलो अगला सवाल देखिए आप, 3/7। 3/7 का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। बहुत आसान है, जैसे हमने इसको हल किया उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। हमें क्या करना है, 3 में 7 का भाग देना है। ठीक है, अब 3 देखो क्या है, छोटी संख्या है और भाग दे रहे हैं वो बड़ी संख्या है, जिसका भाग दे रहे हैं वो बड़ा है और जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटा है, यानी भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। हमें इसको बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, इस दशमलव की वजह से यहाँ 0 लगाएंगे। अब 7 का पाड़ा बोलो कि 30 आए या 30 से कम संख्या है, तो 7 का पाड़ा अगर हम 4 बार बोलते हैं तो 7 चौके 28, घटा दीजिए, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ 2 बच गए, 2 में से 2 गया तो 0। आपको आगे इस भाग क्रिया को नहीं करना है, आपको खाली यहाँ आंसर देखना है क्या आ रहा है। यहाँ आ रहा है 0.4, यानी दशमलव के बाद में हमें 4 प्राप्त हो रहा है। आपको जो फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है ना उसी में से देखना है, इसमें से नहीं देखना है आपको, यहाँ इसमें से देखना है कि 4 कहाँ है। तो 4 देखो इसमें ये रहा, तो 4 0.4 लिख के ये 4 और इसके बाद वाली सभी संख्या लिखेंगे हम 2, 8, 5, 7 और जो बच गई जो संख्या 4 के बाद वाली आ गई तो बच गया क्या, ये 1, ये अंत में लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए इसी का, 4/7। इसका दशमलव प्रसार देखिए, बहुत ही आसान है। 4 में आपको भाग देना है 7 का, तो देखो छोटा अंक है 0 लगाएंगे, दशमलव, इस दशमलव की वजह से यहाँ 0 लगाएंगे। 40, 7 का पहाड़ा बोलोगे या तो 40 आए, 40 से कम आए, तो 7 पंजे 35, घटा दीजिए, कितने बच गए 5, यहाँ 0.5 आए, तो इसी संख्या में आप देखिए 0.5 कहाँ है दशमलव के बाद में, ये रहा। तो आपको क्या लिखना है, 0. ये लिखना है 5, 5 के बाद में 7, ये अंक उतार लिए। इसके बाद में जो शेष अंक बच गए वो पूरे के पूरे ऐसे उतार दो, 1, 4, 2, 8 और इस पे लगा दो बार, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप देखोगे 5/7, 7 का भाग हमें देना है 5 में, यानी 5/7। 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, कितने हो गए 50। 7 का पाड़ा बोलो कि 50 है, 7 7 49, तो 49, 49 के बाद में घटा दीजिए 1। हमें इसको नहीं देखना, खाली आंसर देखना क्या आ रहा है, 0.7, 0.7। अब इसमें देखो 7 कहाँ है, अंत में 7 है, तो अकेला 7, इसके बाद में कोई अंक नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब बचे हुए अंकों को वापस आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तो हो जाएगा 1, 4, 2, 8, 5 तक, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला सवाल, लास्ट इसी में 6/7, इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे 6 में। 7 के पाड़े में 6 नहीं आते तो इसको हमको बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे, 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0, 60 हो गए। अब 7 का पाड़ा बोलो कि 60 है या 60 से कम आए, तो 8 7 56, घटा दीजिए, 4 बच गए, तो कितने आए, 0.8। अब यहाँ देखिए 8 कहाँ है, ये रहा 8, तो 8 उतारेंगे, 8 आ गया हमारा। इसके बाद वाले अंक 5, 7 और जो शेष अंक बच गए 1, 4, 2 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। इस प्रकार हमने देखा कि एक छोटी भाग की प्रक्रिया द्वारा हमने इन सब के दशमलव प्रसार आसानी से ज्ञात कर लिए। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल, जो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, आपको पहला दशमलव का अंक लाना है, उसके बाद में इसी के आधार पर हम उनके अंक निर्धारित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी आपको इनको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो बच्चों, इन सवालों को हल करने का एक तरीका है जिसमें हम पहले इस संख्या को मानकर चलेंगे x के बराबर। तो देखो इसका मतलब क्या है,
पहला सवाल देखिए आप इसका। पहला सवाल है 0.6 के ऊपर बार। यहाँ आपको पता है कि बार का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है 0.666 ये बहुत बार है, यानी ये अनंत बार है। इस 6 की पुनरावृत्ति हो रही है और भाग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। माना x बराबर ये वाली संख्या 0.666, ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। सबसे पहले जो दिया गया है उसको मान लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस दशमलव का जो अंक है, अगर देखो कितने अंकों की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, मात्र एक अंक की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, 6 6 6। तो जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हमें समीकरण के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करना है। ध्यान रखना कि जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हमें 10 से गुणा करना होता है समीकरण के दोनों पक्षों को, इस पक्ष को भी और इस पक्ष को भी। अगर दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ 15 के ऊपर बार है, इसका मतलब 15 15 15 दशमलव के बाद में, तो यहाँ दो अंक आ रहे हैं तो हमें 100 से दोनों पक्षों को गुणा करना है। अगर 3 अंकों के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 का मतलब हमें 1000 से दोनों पक्षों को गुणा करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम इन दोनों समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्ष का क्या मतलब है कि ये जो बराबर के इधर वाली संख्या है उनको भी 10 से गुणा करना है और बराबर के इधर वाली संख्या को भी 10 से गुणा करना है। तो चलिए देखो, इसको हमें 10 से गुणा करना है, तो 10 गुणा x, ठीक है बच्चों, इसको पक्ष को हमने गुणा किया। अब इसको भी 10 से गुणा करना है, तो हम लिखेंगे 10 गुणा 0.666 और ये डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत बार है। ये 6 की पुनरावृत्ति हो रही है और अनंत बार हो रही है, इसलिए इसको डॉट डॉट लगा के हम छोड़ देते हैं। अब 10 को अगर मैं x से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 10x बराबर। अब यहाँ देखिए, इस 10 को मैं इस संख्या से गुणा करूंगा तो कभी भी ऐसे अगर दशमलव वाली संख्या हो और उसको हम 10 से 100 से 1000 से गुणा करते हैं तो ये जो दशमलव यहाँ दिया हुआ है, ये वाला दशमलव, ये दशमलव एक अंक आगे चला जाता है। अगर हम 10 से गुणा करें, 20 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, यानी यहाँ 2 जीरो होगी तो ये अंक 2 अंक आगे खिसक जाएगा। अगर हम 1000 से गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव 3 अंक आगे लग जाएगा। तो यहाँ 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 में 1 जीरो, तो ये 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी 10 को इससे गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6.666 ऐसे अनंत बार 6। ठीक है बच्चों, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहां समझना आपको क्या करना है, पहले तो हमें इसको x बराबर मान लेना है, फिर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की, तो हमें इसको 10 से गुणा करना है। 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हम 100 से गुणा करते, 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हम 1000 से गुणा करते, 4 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हम 10,000 से गुणा करते। तो इस क्रम में हम गुणा करते हैं, उससे हमारे को समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे ही हम इसको गुणा करते हैं तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आसान है इसको गुणा करना, 10 को x से गुणा किया तो 10x, परंतु यहाँ ध्यान रखना कि अगर हम 10 से गुणा कर रहे हैं यानी 10 में 1 जीरो है तो ये दशमलव 1 अंक आगे बढ़ जाएगी। अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगी, तो ये 66 दशमलव हो जाता। अगर 1000 से गुणा करते हैं तो 666 दशमलव आगे 666 हो जाते। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देना है। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, देखो घटाए, समीकरण 2 में से घटाना है। समीकरण 2 कौन सा है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 10x बराबर 6.666 और ऐसे डॉट डॉट, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। इसमें से आपको क्या घटाना है, समीकरण नंबर 1 ये वाला जो हमने शुरू में माना था, x बराबर
0.666 डॉट डॉट डॉट, और ये समीकरण नंबर 1। आपको इसमें से इसको घटाना है। तो आपने कक्षा 9th में जब घटाने की प्रक्रिया देखी थी, तो जब हम ऐसे घटाते तो जो नीचे वाली संख्या होती है उनके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। यहाँ ये x प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 0.666 ये प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप यहाँ देखिए 10x प्लस के हैं और 1x माइनस का है, अर्थात 10x में से 1x घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9x बराबर। अब यहाँ देखिए 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, यानी ये वाली संख्या तो एक दूसरे से कट हो गया, यानी 0 आ गया। अब यहाँ घटाओ, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, यानी 6.666 अनंत तक जा रहा है, 0.666 अनंत तक जा रहा है। तो दशमलव के बाद वाली संख्या एक समान होने की वजह से एक दूसरे को क्रॉस कर देती है, यानी शून्य बचेगा। फिर दशमलव के बाद वाली इधर वाली संख्या यहाँ 6 है और यहाँ 0 है, 6 में से 0 घटाएंगे, 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6। तो ये हमारे पास समीकरण बन गया। अब हमें किसका मान चाहिए, x का। तो x बराबर, यहाँ 9 किस में है, गुणा में है, और गुणा की संख्या का हम पक्षांतरण करेंगे। यहाँ लिख दें पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो यहाँ हमें 9 का पक्षांतरण करना है, 9 गुणा में है तो ये किधर चला जाएगा, बटे में, यानी 6/9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 6 और 9 किस संख्या का भाग जाएगा, 3 का। 3 का भाग दो, इसमें 3 का पाड़ा बोलोगी 9 आ जाए तो 3 तिया 9, इसमें 3 का भाग दो, 3 का पाड़ा बोलोगी 6 आ जाए, 3 दूनी 6। तो हमारे पास क्या है, 2/3, ये इसका आंसर आ गया। यानी कि ये जो हमारी संख्या प्राप्त है इसका p/q के रूप में क्या मान होगा, ये p/q के रूप में 2/3 होगा, जहां p का मान क्या होगा, 2 और q का मान क्या होगा, 3। ये p/q के रूप में होगी, q का मान 0 नहीं है, 3 है। तो ये आप, अगर आप 3 में 2 का भाग दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0.666 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो हमारी ये जो आवृत्ति है, कौन सी आवृत्ति कहेंगे इसको, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो इसे हम कहते हैं, इसको हम अशांत कहेंगे, अशांत आवृत्ति, क्योंकि भाग की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो रही है और भाग अनंत तक जा रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर p/q के रूप में दिया हुआ है तो हम उसका दशमलव प्रसार इस रूप में लिख सकते हैं। तो एक दूसरे की विपरीत क्रिया है, इस रूप में तो इस रूप में ला सकते हैं, और इस रूप में तो इस तरह से इस रूप में ला सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 है इसका, 0.47 के ऊपर बार। अब यहाँ आप इस प्रश्न को समझना, यहाँ जो बार का चिन्ह है वो दोनों अंकों पे नहीं है, मात्र अकेले 7 पर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 0.4। देखो 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 की पुनरावृत्ति नहीं होगी, 7 के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब अब 7 की पुनरावृत्ति होगी यार, अर्थात अनंत बार 7 रहेगा, 7 की बार बार पुनरावृत्ति होगी, 4 की नहीं। अगर ये बार पूरे इसके पूरे के ऊपर होता, 4 और 7 दोनों पे होता, तब 47 47 47 47 इस तरह से पुनरावृत्ति होती, परंतु यहाँ बार केवल 7 पे लगा हुआ है तो केवल 7 की ही पुनरावृत्ति होगी। तो ठीक हमें पहले वाले सवाल में जैसे माना था वैसे इसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.477777 डॉट 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 इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी है कि हमें सबसे पहले जो जिस अंक की पुनरावृत्ति आ रही है उसी को दशमलव के उधर रखना है। जैसे 4 है तो इस 4 को दशमलव से इधर लाना है, यानी इस दशमलव को एक अंक आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था कि अगर हम इसको 10 से गुणा कर दें तो ये दशमलव आगे बढ़कर यहाँ आ जाएगी, परंतु अगर हम इस संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो हमें इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर हम इस 4 को पहले इधर लाएंगे, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, देखो इसको पहले 10 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10x, x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x। अब इसको भी हमें 10 से गुणा करना है, यानी 10 गुणा 0.477777 और अनंत।
अब हल करो इसको, 10x बराबर, अब 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या होगी, एक अंक आगे चली जाएगी, तो ये 10 से गुणा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4.77777 डॉट डॉट। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 7 की, 7 7 7। तो अब हमारा सवाल इसके जैसा हो गया। तो जब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो समीकरण 1 को हम किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती तो हम 100 से गुणा करते, 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती तो 1000 से गुणा करते। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, बच्चों थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, इस 4 को हम इस दशमलव के इधर लाने के लिए सबसे पहले हमने 10 से गुणा किया, फिर अब एकल अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए दोबारा इसको दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे पहले सवाल की तरह। तो देखो इसको 10x को मुझे गुणा करना है 10 से, यानी ये जो समीकरण है किसका, बायां पक्ष, इसको 10 से गुणा करना है, इसको भी मुझे 10 से गुणा करना है 4.777 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखिए 10x को 10 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे, 10 को 10 से गुणा किया तो 100 और ये हो जाएगा x, 10x को 100 से गुणा किया तो 100x बराबर। अब देखो वापस 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये जो दशमलव है ये दशमलव एक अंक आगे चली जाएगी, अर्थात ये 4 और कितने हो जाएंगे 47.777 और अनंत तक। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब पिछले वाले सवाल में जैसे हमने समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाया था, ठीक वैसे यहाँ भी क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो देखो समीकरण नंबर 2 कौन सा है, पहले समीकरण नंबर 2 लिख लें, 100x बराबर 47.777, 7 ऐसे अनंत बार 7, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। इसमें से आपको समीकरण नंबर 1 घटाना है, समीकरण नंबर कौन सा है, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1। तो यहाँ घटाएंगे 10x बराबर में क्या है 4 के बाद में दशमलव है तो 4 दशमलव फिर 777, तो 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर 1। इसको आपको इसमें से घटाना है। घटाने के लिए अभी मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि नीचे वाली जो हमारी संख्या हैं उनके हमें चिन्ह बदलने हैं। यहाँ दोनों संख्या प्लस प्लस की है तो दोनों किसकी हो जाएंगी, माइनस की। अब यहाँ 100x में से आपको 10x घटाने हैं तो 100x में से 10x गए तो 90x हमारे पास बच जाएंगे। और यहाँ देखिए आप 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, दशमलव के बाद वाले अंक क्या हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल समान अंक है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, यानी उधर 0 बच गया दशमलव के उधर। अब हमें इधर देखना है, इधर 47 है और इधर 4 है, यानी आपको 47 में से 4 घटाने हैं, या 7 में से 4 घटाओगे तो कितने बचे 3, और ये कितने बच गए यहाँ पे शेष 4, तो 43 बच गए। 47 में से 4 घटाए तो 43, ये हमारा समीकरण बन गया। अब हमें किसका मान चाहिए, केवल x का मान चाहिए, उसके लिए हमें 90 का पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम पक्षांतरण करने पर, तो x बराबर 43। अब देखो 90 किसमें, इधर गुणा में है, और गुणा की राशि बराबर के उधर जाएगी तो किसमें बदलेगी, भाग में, भाग का मतलब बटे, तो बटे में 90, तो ये हमारा P बटा Q का रूप आ गया। यहाँ P का मान कितना है 43 और Q का मान कितना है 90। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर आ गया। अगर इसको सरलतम बदलें तो बदल लेना, अगर नहीं बदल रहा है तो हमारा आंसर होगा। अब इसी का आप इसको उतार लीजिए, आराम से समझना है, इसको जल्दबाजी ना करें समझने में, और अगर आप आराम से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला सवाल, इसका आखिरी सवाल गुणा करना है, संख्या हमारी 0.001। अब ये बार पूरे तीनों अंकों पर है, यानी तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ बहुत इजी सवाल बन गया हमारा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे 0 दशमलव, बार का मतलब 001
फिर इसकी पुनरावृत्ति होगी 0 0 1, इस तरह से अनंत तक जाएगा। तो इसको मान लीजिए आप, मानना x बराबर 0.001 001 001, आप कितना भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ देखिए आप, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की। तो अभी मैंने बताया 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमें दोनों पक्षों को किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर। अब 1000 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 0 0 1 0 0 1, इन 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 1000 से गुणा करेंगे। 2 अंकों की अगर पुनरावृत्ति होती, जैसे मान लीजिए 0 दशमलव ऐसे कोई 18 के ऊपर बार होता, इसका मतलब 0.18, तो यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम किससे गुणा करते हैं, 100 से। अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद में, तो 10 से। अगर 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 10,000 से गुणा करते हैं। इसी क्रम में हम गुणा करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसको गुणा करें हम, दाएं पक्ष को 1000 से गुणा करना हमें x को, इस पक्ष को, और इस पक्ष को भी हमें 1000 से गुणा करना है। 0.001 001 001 ऐसे अनंत तक। तो पहले 1000 को अगर हम x से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 1000x बराबर। अब देखो 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो ये जो दशमलव है कितने अंक आगे खिसक जाएगी, 3 अंक, यानी 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.001.001 यानी 1 2 3, इस 3 अंकों को छोड़कर ये दशमलव यहाँ आ गई, क्योंकि 1000 से गुणा कर रहे हैं। अब 1 के इधर वाले जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात हमारे पास आ गया 1.001 001, इसी तरह से आगे 001 आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब जैसे हमने पूर्व सवाल में किया, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो इसमें भी हम ऐसे ही घटा देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर कैसे घटाएंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को लिखो। तो 1000x बराबर 1.001 ऐसे अनंत बार तक। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाना है, ये वाला। तो ये हम यहाँ लिखेंगे x बराबर, देखो क्या है, 0.001 ऐसे अनंत बार तक। ठीक है बच्चों। अब आपको घटाने के लिए क्या करना है, जो हमारे नीचे वाली संख्या है उसके चिन्ह बदल दें हम। ये प्लस के तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब आपको घटाना है 1000x में से 1x घटाना है, 1000x में से 1x घटाना है। तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 999x बच जाएंगे। और यहाँ आपको क्या करना है, देखो दशमलव के बाद वाले सभी अंक समान है, यानी 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, यानी समान अंक होने की वजह से ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ आपको घटाना है दशमलव के पहले वाले अंक, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब आपके पास में समीकरण बन गया जहाँ आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 1, 99 x के साथ गुणा में है, तो गुणा की राशि को जब उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, ये बटे में। तो 1/999, ये हमारा p बटा q वाला रूप आ गया, जहाँ p का मान आपके पास क्या रहेगा 1 और q का मान रहेगा
99, यहाँ क्यू का मान 0 नहीं है। तो इस प्रकार हमने इन तीनों दशमलव प्रसार वाले सवालों को P/Q के रूप में व्यक्त करना सीखा। इसके लिए आपको बहुत सिंपल तरीका है, तो आप इसको समझें और अपनी कॉपी में उतारें। अब इसके जो अगले सवाल हैं, यानी सवाल नंबर 4 के बाद वाले और 4, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तो अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद सभी को। नमस्कार। जय हिंद।